Hello everyone, I am Manisha and you are learning logic with me. So today we will learn the rules for and the restrictions for generalization and instantiation. This is for chapter 8, that is predicate logic. So क्या होता है इंस्टेंसिएशन एंड जनरलाइजेशन ऑन द फर्स्ट पेज. सो इंस्टेंसिएशन में क्या होता है कि हम इंस्टेंसिएशन को यूज़ करते हैं क्वांटिफायर को हटाने के लिए और जनरलाइजेशन को यूज़ करते हैं क्वांटिफायर को ऐड करने के लिए हमारी आर्ग्यूमेंट्स में. और एग्जाम्पल कि x ax होल्स टू bx है. तो अब क्या है कि वी कैन नॉट अप्लाई एनी रूल ऑफ इन्फरेंस and implication on this because quantifier is there. तो हमें इसको हटाना पड़ेगा और इसको हटाने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे. तो ये क्या होगा, ये हमने इंस्टेंसिएशन अप्लाई किया और हमने कौन सा यूआई अप्लाई किया, यानी कि यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन, क्योंकि यूनिवर्सल क्वांटिफायर वाज देयर. अगर यहाँ पे x की जगह ex होता तो ये कौन सा हो गया, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है. तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को हटाते तो लिखते हैं यहाँ पे EI लाइक दैट. तो यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन एंड एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन, ये चार नई चीजें हैं इस चैप्टर में प्रेडिकेट लॉजिक में. तो जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि इंस्टेंसिएशन यूज होता है रिमूव करने के लिए और यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन है तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर को रिमूव करेगा और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर को रिमूव करेगा. यूनिवर्सल जनरलाइजेशन यूनिवर्सल क्वांटिफायर को ऐड करेगा और एक्सिस्टेंशियल जनरलाइजेशन एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर को ऐड करेगा. So this is about the universal and existential instantiation and generalization. And now like in questions, what is the need of these? क्योंकि हम क्वांटिफायर के साथ कभी भी रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते, रूल्स ऑफ इन्फरेंस एंड इम्प्लीकेशन, रिप्लेसमेंट. सो इसलिए इन रूल्स को अप्लाई करने के लिए हमें इसको हटाना होता है. इसको हटाने के लिए हमें इंस्टेंसिएशन चाहिए होता है. जनरलाइजेशन कब चाहिए होता है, लाइक कंक्लूजन में है x a होल्स टू ax होल्स टू bx, ऐसा है, ये कंक्लूजन है. तो हम ये ले आएंगे तो अब हमें x चाहिए तो उसके लिए फिर हम ug करेंगे यानी जनरलाइजेशन और फिर ये लिखेंगे. क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, बट उससे पहले वी हैव सम रिस्ट्रिक्शंस कि एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ नहीं, कैसे अप्लाई. तो उस सब के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वी विल लुक एट दैट नाउ. So here are some rules for universal instantiation and generalization. What these are कि universal instantiation में क्या होता है कि हम वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं. वेरिएबल्स आर x, y and z. x, y, z are variables and other than all these alphabets are constants. As we read in the singular position, singular statements वाला जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मेंशन है ये बात. तो यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन में क्या होता है कि आप कांस्टेंट भी ले सकते हो, वेरिएबल भी ले सकते हो, बट अगर आपका कंक्लूजन जो है उसमें कंक्लूजन है ex fx, तो ex fx है तो यानी ये एग्जिस्टेंशियल है, यानी कि जब हम क्वेश्चन करेंगे और जो भी हमारे पास fx जब आ जाएगा तो हमें eg अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट दिस. तो eg अप्लाई करने के लिए कांस्टेंट हो या वेरिएबल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ug अप्लाई करना है. तो यहाँ पे ये जो fx आया है या fx, fy या fz ही होना चाहिए. अगर इसके अलावा कुछ भी होगा, fa, fg होगा, तो मैं उसका ug नहीं कर सकती. तो इसलिए मैं यहाँ पे वेरिएबल लूंगी अगर यहाँ पे ex की जगह x है, और अगर ex है तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ. तो दैट मीन्स कि एक पहली बात ये होगी कि कांस्टेंट और वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं जब हम यूआई कर रहे हैं तो, बट हम देखेंगे कंक्लूजन क्या है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे हमें क्या चाहिए.
सेकेंड थिंग इज कि हम यूआई को बार बार अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैंने फर्स्ट स्टेप का यूआई किया मेरे थर्ड स्टेप में, और उसके बाद फिर मेरे को फर्स्ट स्टेप का दोबारा यूआई करना है तो मैं कर सकती हूँ। और अगर मेरे को फर्स्ट का यूआई मैंने कर दिया एक क्वेश्चन में, और उसके बाद मेरे को सेकेंड स्टेप का भी यूआई करना है फोर्थ स्टेप में, तो और वो भी सेम वेरिएबल के साथ, तो मैं कर सकती हूँ। तो ये उसके बाद जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन वही कि जनरलाइजेशन जो है वो अप्लाई हो सकता है सिर्फ तभी जब एक वेरिएबल होगा, वही कि एफ एक्स एफ वाई एफ जेड है, तो ही हम यूनिवर्सल जनरलाइजेशन उसका कर सकते हैं। यानी हम एफ एक्स को एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ वाई को वाई एफ वाई लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट होता है एक्स की जगह, यानी कि ए बी सी कुछ भी कांस्टेंट होता, तो नहीं कर सकते, रूल है। तो दैट्स व्हाई ये एक रूल है ये, तो इसका हमें ध्यान रखना होता है। एंड सेकेंड थिंग इज वही कि यूजी भी हम 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट यूनिवर्सल के रूल्स। जो इंस्टेंसिएशन का सेकेंड रूल था उसका एक ऐसे ही जनरल से एग्जांपल ले लिया है कि क्या कि जैसे 1 ये है और 2 ये है, तो नाउ मैं थर्ड स्टेप में ax डॉट bx लिख दूंगी और लिख दूंगी 1 ui, देन dx डॉट cx लिख दूंगी और लिख दूंगी 2 ui। तो मैंने यहाँ पे सेम वेरिएबल यूज करा है, तो ui में दिस इज अलाउड, हम ये कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ चेंज इन वेरिएबल इन ui। Now let's look at some rules of instantiation, existential instantiation and existential generalization। तो existential instantiation में क्या 2 चीज़ें बहुत important हैं कि एक तो कि जब भी हम इंस्टेंसिएशन कर रहे हैं तो हमें देखना है कि कंक्लूजन, जो क्वेश्चन में कंक्लूजन होता है स्लैंडेड लाइन के बाद, उस कंक्लूजन में वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए जो हम ले रहे हैं, वेरिएबल या कॉन्स्टेंट जो भी हम नाम ले रहे हैं, जैसे कि एफ एक्स ई एक्स एफ एक्स को मैं चेंज कर रही हूँ, इस पर मेरे को ई आई अप्लाई करना है, तो मैं एफ ए अगर ले रही हूँ तो जो कंक्लूजन है यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, और अगर मैं जो भी ले रही हूँ मतलब यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। और जैसे मैं ये मेरा 7th स्टेप होता ई आई करने का, तो इससे पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी स्टेप में 1 से लेकर 6 तक के किसी भी स्टेप में ए अपीयर हुआ। अगर ए है तो मैं यहाँ पे ए नहीं लिख सकती हूँ, ई आई का रूल है। हमेशा जब भी हम ई आई अप्लाई करेंगे तो हमें नया वेरिएबल या नया कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखना होता है 2 चीजें कि एक तो कंक्लूजन में भी नहीं होना चाहिए, और ऊपर के जो जितने भी स्टेप्स करे हैं उसमें से किसी एक स्टेप में भी वो सेम नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा नया लेना है वेरिएबल या कांस्टेंट। और इसीलिए हम हमेशा यूज करेंगे ई आई को यू आई से पहले, क्योंकि कोई एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे पता मुझे यू आई भी करना पड़ेगा ई आई भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये करूंगी कि मैं यू आई पहले कर दूं तो क्या होएगा, फिर मेरे को ई आई के लिए नया वेरिएबल या कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो वो एक अलग स्टेटमेंट बन जाएगा, जबकि मुझे पता है कि मुझे उसको यूज करना पड़ेगा, सेम स्टेटमेंट चाहिए मुझे। तो ऐसे केस में हम हमेशा यू आई को बाद में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता ए एक्स डॉट बी एक्स और ई एक्स ए एक्स होल्स टू बी एक्स, ऐसा है, मुझे पता है दोनों को मुझे इंस्टेंशिएट करना है। तो ये मेरा 1 है, ये 2 है, तो मैं थर्ड में क्या करूंगी, मैं पहले ए एक्स होल्स टू बी एक्स, और ये मैंने क्या करा सेकेंड ई आई, देन फोर्थ स्टेप मेरा होगा ए एक्स डॉट बी एक्स 1 यू आई, लाइक दिस। हमेशा यही करना है कि हमें पहले ई आई को यूज कर लेना है, और हमेशा कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि वेरिएबल जो भी हम ले रहे हैं या फिर इंस्टेंशिएशन के लिए इंस्टेंशियल लेटर जो भी ले रहे हैं वेरिएबल या कांस्टेंट ई आई में, तो वो नया होना चाहिए, ऊपर किसी भी स्टेप में नहीं आना चाहिए। और जनरलाइजेशन के लिए, एक्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वेरिएबल है तो भी आप ई आई कर सकते हो, कांस्टेंट है तो भी आप वेरिएबल में भी ईजी कर सकते हो और कांस्टेंट में भी ईजी कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट the rules and restrictions of existential instantiation and generalization.
let's solve one question for exercise 8.2 to understand the rules and everything more. So look, अब conclusion में क्या चाहिए मुझे, EY BY and I have EX AX and this. So when we don't know what to do, just apply कोई भी रूल जो समझ में. So AN is here, तो मैं इसको लिख सकती हूँ EX AX. कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि क्या है, n क्या है, कांस्टेंट है और EG को अप्लाई करने का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कांस्टेंट है तो मैं EG अप्लाई कर सकती हूँ. तो इसलिए मैंने लिख दिया EX AX. अब मैंने EY AY क्यों नहीं लिखा या मैंने EZ AZ क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में आया है EX AX, तो मुझे हेल्प कर सकते हैं. तो यहाँ लिख देंगे 2EG. Then I have P horseshoe Q, P therefore Q, modus ponens से आ गया Y BY wedge negation AY. So here is Y, यानी कि X FX वाला है, यानी कि क्या है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है. तो ये कैसे आया है, 1 and 3 modus ponens. Now I have this. अब मैं इसका क्या करूंगी, इसका यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन करूंगी ताकि मैं इसके ऊपर रूल्स अप्लाई कर सकूं. तो आई विल राइट हियर BN wedge negation AN. नाउ व्हाई आई चोज N, ये यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन क्या है और कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, तो मुझे वेरिएबल लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे EG करना पड़ेगा और EG के लिए कांस्टेंट विल वर्क. एंड नाउ व्हाई आई टुक N ओनली, व्हाई नॉट A B C एनी अदर कांस्टेंट और वेरिएबल, क्योंकि आई हैव N इन द क्वेश्चन ऑलरेडी, तो इट विल हेल्प मी, दैट्स व्हाई. सो यहाँ पे मैंने करा 4UI, राइट. नाउ N ऑलरेडी क्वेश्चन में, फिर भी मैंने यहाँ पे N लिख दिया और ये ठीक क्यों है, क्योंकि ये UI है. EI होता तो ये गलत होता, EI होता तो मैं यहाँ पे N नहीं लिख सकती थी. Now I have this negation AN wedge BN 5 commutation. Then I have negation AN और यहाँ पे AN. तो डिसजंक्टिव सिलोजिज्म क्या होता है, P wedge Q negation P therefore Q. तो अभी मेरे पास क्या है, नेगेशन P है, नेगेशन P है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, नेगेशन P और नेगेशन P क्या होता है, P. सो मतलब अगर मेरे पास नेगेशन P wedge Q है और P है तो भी मुझे Q मिलेगा, राइट. सो दैट्स व्हाई आई हैव नेगेशन AN देन AN, तो यहाँ आ जाएगा BN 6 and 2 डिसजंक्टिव सिलोजिज्म. अब BN है, मुझे क्या चाहिए, EY BY, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, EY BY and I write 7EG. एंड Y ही क्यों लिखा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में कंक्लूजन में Y है और EG करना है, तो देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन, N से मैं Y X कुछ भी लिख सकती थी, तो Y चाहिए था, दैट्स व्हाई आई रोट EY BY. सो अ सिंपल क्वेश्चन, एंड if you have any doubts, reach me in the comment section. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel, and if you like it, so please hit the like button. Thank you so much. Bye bye.